फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम से संबंधित ग्रुप सी का जो पेपर हुआ है उसके अंतर्गत राजस्थान जीके से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने ग्रुप सी के अंदर सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है आज, वो अपनी आंसर की का यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। एकदम सटीक आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे आंसर यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? तो शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था, तो ये कहाँ का हो जाएगा? आपका बांसवाड़ा का हो जाएगा। बांसवाड़ा का शिशु लिंगानुपात आपका कितना है? तो ये आपका 934 है, ये आपको याद रखना है। और एवरेज लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए, जो कि आपका राजस्थान का है शिशु लिंगानुपात, तो वो कितना है? आपका 888 है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो यहाँ पर पूछा गया है वार्षिक वर्षा के आधार पर आपको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर आपको चलना है। तो सबसे ज़्यादा बारिश आपकी कहाँ पर होगी? बांसवाड़ा में होगी, फिर आपकी भीलवाड़ा में होगी, फिर आपकी कहाँ पर होगी? हनुमानगढ़ में होगी। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से आप इस सवाल को कर सकते हो। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यह राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। तो बिजराल की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सी नदी है। तो बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपके खारी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो कि आपकी बनास की सहायक नदी है। अगला सवाल देखिए, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? रेपसीड और सरसों का योगदान 46.13%, गवार का योगदान आपका ग्वार जो है इसका योगदान हो जाएगा 90.36%, मूंगफली का योगदान हो जाएगा 18.76%, बाजरा का यहाँ पर 40% दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजरा का लगभग योगदान आपका कितना है? 44 से 45% है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थिति में से कौन सा आपका सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित है? सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य आपका सवाई माधोपुर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा? बारां में हो जाएगा। भेसोरगढ़ आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो भेसोरगढ़ आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। और जवाहर सागर आपका कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पर सवाई मानसिंह वाला सवाई माधोपुर आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर आपको चलना है। तो सबसे पूर्व में आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आ जाएगी, फिर उसके बाद में आपके भोराट का पठार आ जाएगा, और सबसे पश्चिम में आपका उड़िया का पठार आ जाएगा। उड़िया का पठार आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है। भोराट का पठार आपका गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक विस्तृत है, और मुकुंदरा की पहाड़ी आपके हाड़ौती के पठार में हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। और अगर आपसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो वो उड़िया का पठार ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 1360 मीटर है। और भोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 1225 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत है। तो राजस्थान में ऊँटों का प्रतिशत आपका पूछा गया है भारत में, तो कितना हो जाएगा ये आपका? तो ये 84.43% आपका हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 2011 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? तो यहाँ पर पूछा गया है शहरी राजस्थान में दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? तो ये सबसे कम आपका डूंगरपुर में हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए, जो कि आपके कल के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये अलवर में हो जाएगा। तो शहरी राजस्थान में दशकीय परिवर्तन अलवर में सर्वाधिक है, और आपका डूंगरपुर में न्यूनतम है। अगला सवाल देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है? तो सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका एरिया के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू और हनुमानगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चूरू और जोधपुर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क आपका किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका पाली जिले में अवस्थित है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया? तो किस तत्कालीन विद्वान के द्वारा अपनी कविता में भंडारकों के दमन का उल्लेख किया गया है? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो भंडारकों का दमन किया गया था उसका उल्लेख आपका जिनपद सूरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जिनपद सूरी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखिए, नेवरी आभूषण शरीर स्त्रियां जो है ये कहाँ पर पहनती है? तो नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पर पहनती है? तो ये आपके पैर में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? केएन दीक्षित बेराट में उत्खनन से संबंधित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बेराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। बेराट से आपका एक सूती वस्त्र का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। बेराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। गोल मंदिर के साक्ष्य, वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए बी सी यहाँ पर आपके तीनों सही हो जाएंगे। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? तो राज सिंह को औरंगजेब के द्वारा जो परगने दिए गए थे उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर, मांडलगढ़ ये आपके प्रदान किए गए थे। इसके अलावा बदनौर भी दिया गया था। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बदनौर, ग्यासपुर, मांडल ये आपके यहाँ पर प्रदान किए गए थे राज सिंह को। अगला सवाल देखिए, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन जो है ये 1923 में किसने आरंभ किया था? रिपीटेड सवाल है, पहले भी आ चुका है। ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ये आरंभ किया गया था। किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनिजिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? तो ये किसका विलय किया गया था? 1956 में। तो 1956 में आपके आबू रोड और देलवाड़ा का विलय किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो एमपी का सुनेल टप्पा था वो भी राजस्थान में मिलाया गया था। और सिरोंज जो है वो किसको दिया गया था? वो आपका एमपी का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया था और राजस्थान का सिरोंज एमपी को दिया गया था। वो भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध चित्रकार अली रज्जा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए? तो मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे? अली रज्जा। तो अली रज्जा जो है ये बीकानेर के आपके चित्रकार हो जाएंगे। तो ये राय सिंह के दरबार में आपके शामिल हुए थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जीटल किसने प्रचलित किए? तो ये सवाल मैंने पटवारी के एग्जाम में काफ़ी बार आपको करवाया है। ठीक है, ये किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश के द्वारा ये जारी किए गए थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो भानगढ़ अलवर में ये आपका नहीं लगता है। नीलकंठ पांडुपोल यह भी आपके अलवर में हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी नहीं लगता है। तो मेड आई यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाणगंगा का मेला आपका कहाँ पर लगता है? बेराट में लगता है और ये आपका वैशाख पूर्णिमा को लगता है। तो मेड यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? तो इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। इस सवाल को आप ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। देखिए, भटनेर का किला जो है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण अगर कहीं हुए हैं तो ये आपके भटनेर के किले में हुए हैं। गागरोन किले पर भी आपके विदेशी आक्रमण हुए हैं, यानी कि बाहर से आक्रमण हुए हैं, और यहाँ पर भी आपके साके हुए हैं। इसके अलावा जयगढ़ किला है और जूनागढ़ किला है। तो जयगढ़ किले पर भी आक्रमण हुए हैं, लेकिन जूनागढ़ किला बीकानेर जो है यहाँ पर आक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने संधियाँ कर ली थी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? तो पाक दस्तूर के बारे में पूछा जाए तो पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? यह परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुशिरवाद यंत्र है? तो सुशिरवाद यंत्र के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अलगोजा, बांकियाँ और सतारा, ये 3 यहाँ पर दिए गए हैं। सही उत्तर आपको बताना है। तो अलगोजा, बांकिया और सतारा ये तीनों ही जो है ये आपके सुशिरवाद यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ए बी सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का ग्रंथ नहीं है? तो डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो वात भी होता है, विगत होता है, ख्यात होता है। झूलना जो है ये आपका गद्य ग्रंथ नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राम प्यारी बहन, हैजा बहन एवं रुक्मणी बहन आदि महिलाओं ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? तो 1939 में
कौन से प्रजामंडल में भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया है। राम प्यारी बेन, हेजा बेन और रुक्मणी बेन ने। तो ये सिरोही प्रजामंडल में भाग लिया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता तो आपकी दक्षिण पूर्व में नहीं आती है, ये तो आपकी कातली नदी के किनारे निमका थाना में स्थित है। कालीबंगा भी आपकी दोस्तों उत्तरी साइड में आती है, तो दक्षिण पूर्व में ये भी नहीं होगी। बेराट है और आहड़ है, तो बेराट भी आपकी कहाँ पर आ जाएगी, उत्तर पूर्व में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आहड़ हो जाएगा, जो कि आपकी दक्षिण पूर्व में आ जाएगी। आहड़ आपकी उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है। तो जो राखियां बांधी जाती है रक्षाबंधन के दिन, तो उनको किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है। तो गोगा नवमी पर गोगा जी को अर्पित किया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भील विद्रोह के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य है। प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः स्फूर्त थे, वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे, जंगल में बाएं तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ स्थित है। तो गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो दांतड़ा भीलवाड़ा में हो जाएगा। इजी सा सवाल है। प्रतिहारों के शासन काल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ। तो प्रतिहारों के शासन काल में महामारू का विकास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड आपका करेक्ट होगा। महामारू शैली का विकास आपका प्रतिहारों के शासन काल में ही हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था। तो तात्या टोपे के द्वारा किसको गिरफ्तार किया गया था। तो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। रिपीटेड सवाल है, पहले भी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी आपका रिपीटेड सवाल है, ये आपका आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। भारत के संविधान के किस संविधान प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित आरपीएससी से परामर्श करना अनिवार्य है। तो ये 320(3) के तहत अनिवार्य है। अगर इसको ऑप्शन से आप करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। 311 का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, 310 का भी कोई संबंध नहीं है। 320(3) आप यहाँ पर तुक्के से भी राइट आंसर कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की समाधान की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 162 में दी गई है, तो ये बात गलत हो जाएगी। समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 213 में आपकी हो जाएगी, ना कि 214 में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 तो यहाँ पर गलत है। विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 बिल्कुल सही है। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन 174 में दिया गया है अनुच्छेद में, और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 174। तो ये 3rd 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सही पूछा गया है तो 3rd 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था। तो किस मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री का पूछा गया है, तो किस मुख्यमंत्री ने प्रथम बार राजस्थान में विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। तो ये जय नारायण व्यास ने किया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। वर्तमान मंत्रिपरिषद में कुल 10 राज्य मंत्री है, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। तो ये 10 की जगह कितने हैं, 9 हैं, तो ये पहला ही आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 24 सदस्य है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सहित अभी वर्तमान में 24 सदस्य है, 6 सदस्यों की अभी सीट खाली है। तो राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद में 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो बिल्कुल 6 और मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है। तो टोटल ये आपके कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 2 और 3 यहाँ पर आपके सही हैं। वर्तमान राजस्थान मंत्रिपरिषद में 2 महिला सदस्य हैं, तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, 2 महिला सदस्य आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। तो ये सवाल तो काफ़ी बार मैंने आपको करवाया है। सगीर अहमद, NK जैन, कांता भटनागर, ये तीनों आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। प्रेमचंद जैन का कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। NK जैन जो है दोस्तों, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। इनका कार्यकाल जो है ये मानवाधिकार आयोग में सर्वाधिक रहा है। और न्यूनतम कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूनतम कार्यकाल आपका कांता भटनागर का यहाँ पर रहा है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती।
तो राजस्थान की विधानसभा किस विषय पर कोई कानून नहीं बना सकती है? तो निगम कर पर यह कोई कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि निगम कर आपका संघ सूची का विषय है। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मतमूल्य कितना था? तो कुल मतमूल्य अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एक विधायक का मतमूल्य 129 है। टोटल विधायक कितने हैं राजस्थान में? 200 है। अगर 129 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 258 आपका निकल के आता है और 2 जीरो पीछे लगा देना, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे? तो सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे, आसान सा सवाल है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो इस सवाल को आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री ML मेहता। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत के कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर गलत कथन की आपको पहचान करनी है। पहला कथन है आपका, उप प्रधान प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र में 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। दूसरा कथन है, उप प्रधान प्रधान की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग कर सकता है यदि प्रधान 30 दिन से अधिक अवधि के लिए पंचायत समिति क्षेत्र से अनुपस्थित रहता है। तीसरा कथन है, प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। और चौथा कथन है यहाँ पर आपका, उप प्रधान पंचायत समिति के प्रधान की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन करता है जैसा कि प्रधान समय समय पर सरकार द्वारा उस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा उसे सौंप सकता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राकलित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित की जाती है। तो ये राज्यपाल के द्वारा जो निर्धारित की जाती है उस समय ये आपका उपस्थापित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 2 दिया गया है ये गलत है, क्योंकि धौलपुर गैस जो आधारित परियोजना है इसमें आपका 530 मेगावाट की कोई कंडीशन नहीं है। इसका 530 मेगावाट नहीं है, यहाँ पर शायद आपका 230 है। ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? तो ये बीकानेर जिले में आपका उद्घाटित किया गया है और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, फिर से पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे। तो इसके अध्यक्ष आपके मेडिकल शिक्षा सचिव हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा और ये आप याद रखना, हील इन राजस्थान नीति आपकी 2025। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर ये पेज थोड़ा सा आपका क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, उन गांवों का सही संयोजन चुनें जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। तो जून 2025 में रामसर साइट में आपके जोड़े गए हैं, तो ये नाम आपके कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका मैनार जोड़ा गया है और एक आपका खींचन जोड़ा गया है। तो यहाँ पर A और C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपकी वर्तमान में 4 रामसर साइट राजस्थान में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया? तो ये आपके पूनम चंद गोदारा को चयनित किया गया है आंतश्रेय आंगने के लिए। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की है। इस चयन समिति में सीनियर पुरुष वर्ग में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर कुलदीप सिंह, विलास जोशी, राहुल कांवट शामिल है, नरेश गहलोत यहाँ पर शामिल आपके नहीं हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते गए हैं। तो कुश्ती जो हुई थी दोस्तों आपकी, तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे इसमें टोटल आपकी कुश्ती में 9 पदक जीते गए हैं। तो 9 पदक आपके जीते गए हैं, जिसमें 2 आपके स्वर्ण हैं, 1 रजत है और 6 आपके कांस्य हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इसको 216 से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये आपके कुश्ती में जीते गए हैं।
2 1 और आपका 6 हो जाएगा। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य। 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये सवाल तो काफ़ी बार आपको करवाया हुआ है। यहाँ पर आपका दूसरा स्थान हो जाएगा। आभा आईडी में कौन सा स्थान हो जाएगा? आपका दूसरा स्थान हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पोटून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया? तो डबल डेकर बोट का शुभारंभ आपका पिछोला झील उदयपुर में किया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की साक्षी एवं शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया। तो ये साक्षी और शिवानी के द्वारा नहीं किया गया, तो ये गलत है आपका। भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अनन्या सिंह है, तो ये भी आपका गलत है। दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत हैं, क्योंकि ये नाम यहाँ पर दोस्तों इंटरचेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों असत्य हैं। अगला सवाल देखिए, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियाँ है। तो आपकी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? कुल्लू घाटी नहीं है, कांगड़ा भी नहीं है, देहरादून घाटी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो केवल सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती है? तो यह आपकी किस दिशा में चलेगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है? तो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका हुआ है, एफडीआई के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है आपका? तो किस राज्य में हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है सर्वाधिक। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की परिवर्तितता 20% से कम है? यानी कि वर्षा की परिवर्तितता जो है वो 20% से कम आपकी किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी किस राज्य में हो जाएगी? उत्तर पूर्वी राज्य में हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। कोरोमंडल यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोरोमंडल तट आपका इस साइड में स्थित है और यहाँ पर लौटते हुए मानसून से काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर 20% से ज़्यादा है, यहाँ पर 20% से कम पूछा गया है, तो उत्तर पूर्वी राज्य आपका होगा। अगला सवाल देखिए, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्य में आपको गारो खासो जयंतिया वाली पहाड़ियाँ आ जाती है। तो गारो खासी जयंतिया वाली पहाड़ियाँ जो आती है उधर आपका 20% से भी कम परिवर्तनशीलता वहाँ पर देखी जाती है। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस की थीम आपकी हो जाएगी प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। माटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो माटो ग्रोसो पठार आपका किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका राइट आंसर दक्षिण अमेरिका है। फिर भी इसको एक बार देख लेंगे। अगला सवाल देखिए, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष महिला सहभागिता थी। तो पुरुष महिला सहभागिता कितनी हो जाएगी? ये आपसे पूछा गया है। तो ये 51.9 और 48.1 हो जाएगी। पंचगंगा और कोयना किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कोयना आपकी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? तो मिष्टी पहल वाला सवाल आपका पहले भी आ चुका है, यह आपका मैंग्रोव वन से संबंधित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में कौन सा अवस्थित नहीं है? अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो इस सवाल का आंसर आप आराम से कर सकते हो। आलिया बेट जो है दोस्तों, ये आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं है। आलिया बेट जो है ये आपका खंबात की खाड़ी में आता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब हिंद महासागर के पार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। बाकी रुद्रसागर, नाहरकटिया और लखीमपुर ये आपके ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित है। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है आपका? तो ये आपका महाराष्ट्र है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो ये आपके धन धान्य कृषि योजना जो है ये 100 जिलों में लागू की जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कपड़ा निर्यात के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही है? भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ देश के निर्यात में 12% का योगदान है। वर्ष 2023 में कपड़ा एवं परिधान में देश की बाजार हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 7% रही है। तो ये वाला कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये लगभग आपकी 3 से 4% रही है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, भारत के वे 4 राज्य कौन से थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य में लगभग 43% अंश था? तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संभावित सेवा उप क्षेत्रों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर में नीति आयोग ने सेवाओं को उनकी कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्न में से सही क्षेत्रों का चयन कीजिए। तो वो 4 श्रेणियां आपकी कौन कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी बचाव, गति बढ़ाना, परिवर्तन और अप्रयुक्त के क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भीमराव अंबेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है? तो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो भाषण दिया गया था उसका यहाँ पर कौन सा अंश नहीं है? समता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी, राजनीति में भक्ति या नायक पूजा अवनति और अंततः तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है, हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को अश्वमेव सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। तो ये तीनों बातें तो कही गई थी, 4 यहाँ पर नहीं कही गई। इस सदन में कुछ मित्रों ने जो ये आरोप लगाया है कि कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित है और शामिल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खंड उपखंड 46वें संविधान संशोधन, यहाँ पर है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो। 51A के यहाँ पर जोड़ा गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। 51A 11 यहाँ पर जोड़ा गया था। के का मतलब आपका 11 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जोड़ा गया था सबसे अंतिम में, आपका जो मूल कर्तव्य है वो यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नांकित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानिए। तो 18वीं लोकसभा में किसको मान्यता दी गई थी, कौन से राष्ट्रीय दल को? तो ये आपके नेशनल पीपल्स पार्टी को मान्यता दी गई थी, NPP को मान्यता यहाँ पर दी गई थी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? वाइसराय के रूप में गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संपर्क का माध्यम थे, ये बात सही है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भारत के लिए राज्य सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे। गवर्नर जनरल स्वयं विदेश और राजनीतिक विभाग का प्रभार रखते थे। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से भी जाना जाता था। ये बात यहाँ पर आपकी गलत है, 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं वर्ल्ड बैंक के बीच सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित की गई। तो ये आपकी नई दिल्ली में हस्ताक्षरित नहीं हुई थी, ये आपकी कराची में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यह 12 जनवरी 1961 को कराची में अनुमोदन पत्रों के आदान प्रदान के साथ लागू हुई थी। तो ये आपकी दिल्ली में लागू हुई थी, कराची में लागू नहीं हुई थी। यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो ये दोनों बातें आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपके असत्य हैं। अगला सवाल देखिए, नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह 1947 में आयोजित किया गया। यह भारत की स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है, दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 7/5/2025 को भारत के विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रेस वक्तव्य को इस कार्यवाही के संदर्भ में देखे जाने का जिक्र किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि सार्क और G8 और गुट निरपेक्ष आंदोलन का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। आगे देखिए, कौन सा दबाव समूह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम राजनीतिक दल के रूप में रूपांतरित हो गया? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में किसे रूपांतरित किया गया? तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को रूपांतरित किया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा, और ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पर गलत कथन आपको चुनना है। तो पहला कथन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और 1937 में लागू हुआ था। ये बात तो बिल्कुल सही है। यह लॉर्ड लिन लिथगो के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की थी। तो ये बात भी आपकी सही है। अधिनियम को कानूनी शैली में लिखा गया था, जिसे लगभग 15 भागों और 30 अनुसूचियों में व्यवस्थित किया गया। ये बात यहाँ पर गलत है। नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसे गुलाम संविधान कहा
जिसने भारत की आर्थिक गुलामी को मजबूत और स्थायी बनाने का प्रयास किया। तो ये भी यहाँ पर गलत है। 1 और 2 यहाँ पर सही है, थर्ड 4 यहाँ पर आपका गलत है। तो थर्ड 4 गलत, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29(1) में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है। तो किसी को अल्पसंख्यक आप निर्धारित करने का जो आधार है वो कौन सा नहीं है। तो भाषा होती है, संस्कृति होती है और लिपि होती है। धर्म जो है इसके आधार पर आप अल्पसंख्यक घोषित नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रशासन एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कोष की कार्यकारी परिषद का सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। कोष को संघीय बजट से कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो इस सवाल को हम देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे इसको, या फिर इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत तथा ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश कौन था। तो एक तो भारत ने हस्ताक्षर किए थे, एक ईरान ने किए थे, और एक आपके अफगानिस्तान के द्वारा यहाँ पर किए गए थे। अगला सवाल देखिए, किस वाद के फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। तो पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है, यह आपके SR बोमई वाद में 1994 में कहा गया था। SR बोमई वाद 1994 में कहा गया था। अगला सवाल देखिए, 2024 के आम चुनाव जो हुए उनमें भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त दलों ने भाग लिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 700 से ज़्यादा दल थे जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है। चुनाव में 47 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, ये बात भी सही है। और चुनाव में भाग लेने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक था, तो ये आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। तो ये तीनों बातें आपकी सही है, पहला यहाँ पर गलत है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है। तो सही पूछा गया है, जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए महाभियोग चलाना हो तब संसद का केवल निम्न सदन आरोप लगाएगा। तो ये बात गलत है, दोनों सदन आरोप लगा सकते हैं। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में आपके दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यहाँ पर सभी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। व्यक्ति जो मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए चुनाव में विजयी हुआ है, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का हकदार होगा। तो दोबारा से जब चुनाव करवाया जाएगा तो वो 5 वर्ष तक पदावधि पर रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 59 यहाँ पर दिया गया है, इसमें शपथ का दिया गया है, तो शपथ आपकी 59 में नहीं है, शपथ आपकी अनुच्छेद 60 में दी गई है राष्ट्रपति की। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये जो सवाल मैं आपको करवा सकता था वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आपके साइकोलॉजी के सवाल है तो वो आप खुद से देख लेना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू सो मच।